आज का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम यहां पर देखेंगे। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पे समझते हैं कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 8% पर एनम। पहले 2 साल के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है। फॉर द नेक्स्ट 4 years इट इज 10% पर एनम। अगले 4 सालों के लिए साधारण ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 years इट इज 12% पर एनम। और 6 साल के बाद साधारण ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष हो जाती है। इफ ए पर्सन गेट्स रुपीज 18,358.60 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 years। तो एक व्यक्ति 9 साल के बाद 18,358.60 रुपीज साधारण ब्याज प्राप्त करता है। देन हाउ मच मनी इन रुपीज डिड ही इन्वेस्ट। तो उस व्यक्ति ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा निवेश किया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। यानी कि इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आप लोगों को 18,358.60 रुपीज। पहले 2 सालों के लिए इंटरेस्ट कितना है? 8%। क्लियर है? कितना है? 8% है। अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान लूं, मैं कह दूं कि लेट दी प्रिंसिपल इक्वल टू 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा यहां पर कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। 2 सालों के लिए 8% है तो 2 गुणा 8%। उसके अगले 4 सालों के लिए 10% है तो 4 गुणा 10% है। और कह रहा है कि 6 साल के बाद कितना है? 12%। टोटल साल कितने हैं? 9 टोटल है। 2 और 4 6 हो चुके, यानी कि 3 साल बचे। तो अगले 3 साल के लिए कितना है ये आप लोगों का? यानी कि ये आप लोगों का 12% है। तो 8 दूनी 16, 16%। 4 धाम 40 यानी कि 40% और 12 तिये 36%। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 16 और 36 यानी ये आपका आएगा 52 और 40 यानी 92%। तो 92% आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो इस 92% की जो वैल्यू है ये आपको दे रखा सिंपल इंटरेस्ट कितना? 18,358.60 रुपीज के बराबर। अब आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपको 100% की वैल्यू को यहां पर निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि जब 92% 18,358.60 रुपीज है तो 100% इससे ज्यादा होगा। और ऑप्शन में देख रहा हूं चारों ही ऑप्शन इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। डिवाइड बाई 92 इंटू 100। इस पर डेसिमल से 2 जीरो कटेगी। 4 से आपका 23 भर जाएगा और 4 से ही कटेगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 आठे 32, 4 नम 36, 4 छिक 24, 4 पंजे 20। अब 23 से कट कर दूंगा तो 23 ही कम 23 आ गया। तो बचा कितना? 22, यानी कि 228 आपका बच गया। तो 23 निमा कितनी बार जाएगा? 23 निमा कितना होता है? 207। 228 में से 207 जाएगा तो 21 बचेगा, यानी कि 219 बच गया। फिर से 9 बार जाएगा आप लोगों का, है ना। अब देखो 199 कहां पर है? केवल एक ऑप्शन में। आंसर तो आपका आगे ऑप्शन सी। बाकी आगे अगर कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो तब भी बात बन जाएगी, लेकिन कर लेते हैं। 207 बार जाएगा तो आपका 12 बचेगा, है ना। तो 12 यानी कि 126। तो 23 पंजे 115 यानी कि 23 पंजे 115। तो एग्जैक्टली आप लोगों का कट के जो निकल कर आ रहा है ये आ रहा है 19,955। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स निकल गई जो कहीं पर भी सेम नहीं है। 199 में किसी भी ऑप्शन की पहली 3 डिजिट्स नहीं है, केवल ऑप्शन सी की है। तो इसका मतलब केवल सी ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर होगा और यही इसका आंसर है भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बताया, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दे रखा, ये मैंने SI इक्वल टू PRT/100 का फॉर्मूला यूज करके डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रखा है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ए पर्सन डिवाइडेड ए सम ऑफ 17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति 17,200 रुपए की राशि को 3 भाग में बांटता है और उन्हें 5%, 6% और 9% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एट द एंड ऑफ 2 years
2 साल के बाद ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट ऑफ मनी, 2 साल के बाद वह प्रत्येक भाग पर समान साधारण ब्याज प्राप्त करता है। तो व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट 9%, तो उसने 9% पर कितना पैसा निवेश किया था ये आप लोगों को बताना है। देखो बात समझ में आ रही है। 17,200 रुपए, इसको 3 भाग में बांट दिया और तीनों भाग को क्रम से 5, 6 और 9% प्रति वर्ष के हिसाब से इन्वेस्ट किया। 2 साल के बाद प्रत्येक भाग से समान साधारण ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो आपको ये बताना कि 9% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, है ना। समझ में आ रही है बात। यानी कि तीनों भाग का सिंपल इंटरेस्ट क्या है आप लोगों का बराबर है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट होता है आप लोगों का PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। P यानी कि 17,200 को 3 अलग अलग भागों में बांटेगा। यानी कि पहले भाग के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट P1, रेट क्या है, रेट भी अलग अलग है R1, समय क्या है, समय आप लोगों का बराबर है, और डिवाइडेड बाई 100, ये पहले भाग के लिए। दूसरे भाग के लिए प्रिंसिपल अमाउंट P2, रेट आपकी R2 और टाइम बराबर है 2 साल, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू। तीसरे भाग के लिए P3 इंटू R3 इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से यहां पर समझिएगा, ध्यान से, यानी कि तीनों भाग का साधारण ब्याज मैंने एक दूसरे के बराबर यहां पर कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर और हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखो यहां पे क्या कह सकते हैं। अब मैं यहां पे क्या निकालूंगा, यानी कि तीनों भाग P1, P2 और P3 निकालने का प्रयास करूंगा यहां पे, ठीक है ना। अब देखो पहले भाग से अगर मैं कहूं कि P1 को ऐसे लिख सकता हूं, P1 डिवाइडेड बाई 100, और 100 को डिवाइड कर दूंगा किससे, R1 और T1 से, ठीक है ना, R1 और T से। क्लियर है ना। ये इसके नीचे लेके आ गया भाई, लिख सकते हो ऐसे भी, क्योंकि इससे अगर ये लिखूंगा तो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पे लिख दूंगा P2 और डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई क्या निकल कर आएगा आप लोगों का। या एक काम कर लो आप लोग, ऐसे भी मत लिखो, और इजी पड़ जाएगा आपको, और इजी कर देता हूं, ठीक है। ये था आप लोगों का R1 और इंटू T। आपको पता है कि T हर जगह कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। आपको पता है कि 100 हर जगह कॉमन है, कॉमन वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। तो आपके पास निकल कर क्या आया, P1 R1 इक्वल टू P2 R2 इक्वल टू P3 R3 आ गया, ठीक है ना। P3 R3 निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि P1 इज टू P2 इज टू P3 इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। ये आएगा नहीं आएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो P1 R1 इक्वल टू P2 R2 इक्वल टू P3 R3, है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो P1 है R1 इक्वल टू, P2 है R2 इक्वल टू, P3 है R3, है ना। अब इस बात को अगर मैं रेशियो में लिख रहा, लेट्स से कि इसके बराबर अगर मैं K मान लेता हूं, समझ लेना ध्यान से। अब यहां पर अगर पहले भाग को K के बराबर करूंगा तो P1 R1 इक्वल टू K आ जाएगा। क्लियर है भाई। दूसरे को K के बराबर करूंगा तो यहां पर P2 R2 इक्वल टू K आ जाएगा, और तीसरे को बराबर करूंगा यानी कि P3 R3 इक्वल टू K आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो पहले भाग से क्या आएगा, P1 इक्वल टू K अपॉन R1। क्लियर। दूसरे भाग से P2 इक्वल टू K अपॉन R2 आ जाएगा, और तीसरे से P3 इक्वल टू K अपॉन R3 आ जाएगा। तो यहां से सीधा मैं कह दूंगा P1 P2 और P3 का जो रेशियो आएगा K अपॉन R1 इज टू K अपॉन R2 इज टू और K अपॉन R3 आ जाएगा। K हर जगह कॉमन है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 आप लोगों का निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इस बात को मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो आपको यहां पर क्या पता है, आपको यहां पर यह पता है कि R1 कितना है 5%, यानी कि 1/5 इज टू 1/R2 कितना है 6%, 1/6 इज टू, और R3 कितना है 9%, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पर 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, यानी यहाँ से कह दूंगा कि एलसीएम ले लो आप लोग, ठीक है ना। तो एलसीएम जब आप लोग हैं यहाँ पर, यानी एलसीएम ऑफ 5, 6 और 9, तो ये कितना आ जाएगा,
यानी कि ये निकल कर आएगा 9 बजे 45 आ जाएगा, ठीक है ना। 45 आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 45 दूनी 90, 90 आप लोग एलसीएम आ रहा है। तो इस एलसीएम से अगर इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेशियो की आप लोग यहाँ पर क्या इंटीजर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे P1:, P2:, P3 आप लोगों का निकल कर आएगा 1/5 गुणा 90 यानी 18, 1/6 गुणा 90 यानी कि 15 और 1/9 गुणा 90 यानी कि 10 आ गया। तो ये कितना आ गया टोटल, 18 और 15 ये 33, 33 और 10 43 यूनिट आ गया। और टोटल P1, P2, P3 का सम कितना दे रखा, ये दे रखा आप लोगों को 17,200 रुपए। तो 43 से 4 बार जाएगा यानी कि 1 यूनिट 400 के बराबर। तो 9% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपको बताना है। तो 9% पर P3 को इन्वेस्ट करा और P3 10 यूनिट है, तो 10 गुणा 400 तो आप लोगों का निकल कर आएगा 4,000 रुपए। तो इसका मतलब इसने 9% पर 4,000 रुपए को इन्वेस्ट किया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। और आप लोग कहोगे यहाँ पे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहां पर निकलेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या बोल रहा है कि ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%। एक आदमी अपनी निवेश का 1/3 भाग 7% पर निवेश करता है। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर निवेश करता है। 1/4 एट 8%, अपनी पूंजी का 1/4 भाग 8% पर, एंड द रेस्ट एट 10%, देयर बाई गेटिंग एन एनुअल इनकम ऑफ 561 रुपीज। और बाकी पूंजी को 10% पर निवेश करता है और इस तरीके से 561 रुपए कमाता है। तो बताना है कि उस व्यक्ति की कैपिटल कितनी होगी, आप लोगों को यहां पर निकालना है, ठीक है ना। देखो यहां पर 1/3 दे रखा है, उसके बाद 1/4 और रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर 1 है, 1 में से 1/3 और 1/4 को अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये आप लोगों का रिमेनिंग निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1 माइनस ये कितना आएगा 7/12 यानी कि 5/12, ये रिमेनिंग आ गया। तो रिमेनिंग आ गया 5/12। तो 3 4 12 इन सभी का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 12। तो हम लोग अगर मान ले कि टोटल कैपिटल, हम मान लेते हैं कि लेट दी, हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि लेट दी टोटल कैपिटल इक्वल टू 12 यूनिट। मैंने टोटल कैपिटल मान ली कि 12 यूनिट है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। अब देखो 12 यूनिट का 1/3 भाग कितना होता है, 12 का 1/3 भाग किस रेट पर इन्वेस्ट करता है, 7% पर करता है, ठीक है ना। अब 12 का 1/4 भाग, 12 का 1/4 भाग किस पर इन्वेस्ट करता है, तो 8% पर करता है, ठीक है ना। तो 12 का 1/3 भाग यानी कि कितना आ गया, 12 गुणा 1/3 यानी कि 4 भाग आ गया, 12 गुणा 1/4 भाग 3 आ गया। तो 4 3 7 यानी कि बचा कितना 5 भाग, ठीक है ना। बचा कितना 5 भाग, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां तक की ये बात समझ में आ गई ना। तो 5 भाग को इन्वेस्ट करता है 10% पर। ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो देख लेते हैं, 3 से 12 4 बार और 4 सते 28%, 4 से 12 3 बार और 3 8 24% और 5 गुणा 10 यानी कि 50%। तो टोटल आ गया 28 और 24 यानी कि 20 और 20 40 48 और 4 52 और 100 102% आ गया, ठीक है ना, 102%। तो ये जो 102% सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना कमाता है, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा 561 रुपीज। तो उसकी कैपिटल बतानी है कि कितनी होगी, क्या बतानी है, कैपिटल बतानी है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आप लोगों का 561 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक की बात सभी को क्लियर हो रही है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो, तो यहां से अगर 102 बराबर 561 निकल कर आया तो अब आपको 12 यूनिट है और 12 में 100 की गुणा कर दो यानी कि 1200% की वैल्यू निकालनी है। आपकी कैपिटल निकल कर आएगी 561 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 1200। तो 51 से 2 बार, 51 से 11 बार और 2 से 1200 कितनी बार जाएगा 600 बार और 600 गुणा 1100 यानी कि 6600 रुपए। तो आप कहोगे सर 1200 कहां से आया, 12 तो यूनिट है
और 100% की और मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करी थी, तो यानी कि 1200% निकलेगी और यही इसकी टोटल कैपिटल यहाँ पर निकल कर आएगी। टोटल कैपिटल यहाँ पर आप लोगों की निकल कर आएगी 1200%, और जवाब हो जाएगा यहाँ पर 6600 रुपीज। यानी कि इस तरीके से इस व्यक्ति की जो टोटल पूंजी इसने निवेश की थी वह 6600 रुपये यहाँ पर रही होगी। कितनी रही होगी? 6600 रुपये यहाँ पर रही होगी। इस तरीके से सवाल को आप लोग बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं कि ये सम ऑफ 3600 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 36,000 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, A एंड B, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन A एंड B आफ्टर 2 years एंड 4 years। कहता है कि साधारण ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है A और B पर। A को 2 साल के लिए, देखो A है आप लोगों का 2 years के लिए और B कितना है आप लोगों का 4 years के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है ना। और ओके यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक और चीज दे दी, इज इक्वल, ये आपको लिखा हुआ है, यानी 36,000 रुपए को 2 भागों में A और B पर इन्वेस्ट किया जाता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष 15% है और इस तरीके से 2 साल के बाद A से प्राप्त ब्याज और 4 साल के बाद B से प्राप्त ब्याज एक दूसरे के बराबर है। इस इक्वल का मतलब ये है। तो आपको ये बताना है कि टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज रिसीव फ्रॉम A, तो A ने टोटल कितना साधारण ब्याज प्राप्त किया है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझिएगा। अगर एक पार्ट को मान लो P, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 36,000 माइनस P हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरफ 15% है कि नहीं है? पार्ट A को, अगर मैं पार्ट A की बात करूंगा यहां पर, ठीक है ना, अगर ये मेरा पार्ट A है मान लो कि, और ये मेरा B है, तो पार्ट A को इन्वेस्ट किया जाता है 2 साल के लिए और पार्ट B को इन्वेस्ट किया जाता है 4 साल के लिए, और दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज एक दूसरे के बराबर है। तो पार्ट A से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? आप कहोगे P गुणा 15 गुणा 2/100, और पार्ट B से साधारण ब्याज आएगा 36,000 माइनस P गुणा 15 और गुणा 4 और डिवाइडेड बाई 100। 100 से आपका 100 कटेगा, 15 से आपका 15, 2 से आपका 4 2 बार, यानी कि कितना निकल कर आ गया? P इक्वल टू, ये निकल कर आ गया 36,000 गुणा 2 यानी 72,000 और माइनस 2P, यानी कि 3P इक्वल टू 72,000 निकल कर आ गया, यानी कि P बराबर आप लोगों का 24,000 निकल कर आ गया। तो क्या निकल कर आया? यानी कि P क्या था? जो पार्ट A में इन्वेस्ट किया गया था वो कितना है? 24,000। तो A से कितना ब्याज मिलेगा ये देख लेते हैं। तो A से कितना ब्याज मिलेगा ये देख लेते हैं। तो A से जो ब्याज मिल रहा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट A के लिए कितना है? तो आप कहोगे सर 24,000 रुपये अभी तो निकाला है, रेट 15% है, समय 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यानी कि 240 गुणा 15 गुणा 30, 24 थी 72 और 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि A से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आया कि A से 7200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऐसे कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, कर लोगे इस तरीके से। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर देखते हैं। ₹9,750 इज इन्वेस्टेड बाय ए मैन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 sons whose age are 14 years and 18 years in such a way that they will get equal amount at the age of 22 years at 5% per annum at simple interest. Find the share of younger child. यहां पर देखो क्या बोल रहा है। एक आदमी ने बैंक में 9750 रुपए को जमा कराया अपने 2 बच्चों के लिए। उसमें से उन दोनों बच्चों में से एक की उम्र 14 साल है और दूसरे की उम्र 18 साल है। अब वह ये चाहता है कि 22 साल के जब ये बच्चे हो तो इन्हें बराबर बराबर पैसा मिले, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% है। तो बताना है कि इसमें फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। तो यानी कि यंगर कौन सा होता है? छोटा वाला चाइल्ड। तो छोटे वाले चाइल्ड को कितना पैसा उसने जमा कराया वो बताना है।
यानी कि मेनली 9750 रुपए में ये अब आपको निकालना है कि छोटे वाले बच्चे के हिस्से में कितना पैसा आएगा। 9750 रुपए दोनों बच्चों के लिए जमा कराए, उसमें से एक हिस्सा छोटे बच्चे का, एक बड़े का होगा, और जिन्हें 22 साल का जब वे दोनों बच्चे हो गए तो उन्हें बराबर बराबर हिस्सा यहां पर मिलेगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? यानी कि इक्वल अमाउंट्स यहां पर उन बच्चों को मिलेगा, है ना। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से समझ में आ रहा है? अब देखो सबसे पहले मैं यहां पर देखूंगा यंगर चाइल्ड कौन सा होगा, यानी कि यंगर छोटा चाइल्ड जिसकी उम्र कम है, 14 साल है। अब देखो यहां पे निकाल देता हूं पहले मैं यंगर चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो 14 साल का, तो 22 साल का होने में इसे कितना समय लगेगा, तो इसे यह पैसा मिलेगा 22 में से 14 को माइनस कर देना 8 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दोनों के लिए ही है। ठीक है ना, दोनों के लिए। अब मैं मान लूँ इसके लिए P प्रिंसिपल मान लेता हूं, P लेट द प्रिंसिपल बी P, प्रिंसिपल हमने P माना। ठीक है ना, चलो अब यंगर चाइल्ड का देख लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि अमाउंट इक्वल होगा, यानी कि अमाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अमाउंट क्या होता है आप लोगों का, तो आप कहोगे सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो अमाउंट होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये आप लोगों का बराबर हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं, अमाउंट को देख लेते हैं। अमाउंट कितना है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट को हमने मान लिया P को P1 ले लो आप लोग, छोटे चाइल्ड के लिए P1 प्लस PRT, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो P1 रेट 5 है और समय 8 साल है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकल कर आएगा P1 प्लस 40 P1 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 140 P1 अपॉन 100 निकल कर आ गया। अब अगर मैं देखूं एल्डर चाइल्ड के लिए, यानी कि जो बड़े वाला चाइल्ड है उसके लिए देखो, तो एल्डर चाइल्ड की अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस केस में टाइम कितना हो जाएगा, एल्डर चाइल्ड है आप लोगों का 18 साल का, तो 22 साल का होने में उससे समय लगेगा 4 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम ही है ना, और इस केस में प्रिंसिपल को मान लेता हूं कि लेट दी प्रिंसिपल बी P2, प्रिंसिपल को P2 मान लेता हूं, तो यहां पर जो आपका अमाउंट निकल कर आएगा ये आएगा P2 प्लस P2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि P2 प्लस 20 P2 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 120 डिवाइड बाई 100 P2। ठीक है, ये आप लोगों का निकल कर आ गया। अब क्या बोल रहा है, यानी कि दोनों का अमाउंट एक दूसरे के बराबर है, तो अमाउंट को बराबर कर देंगे, यानी हम कहेंगे यहां पर 140 P1 अपॉन 100 और इक्वल टू 120 P2 अपॉन 100। 100 से 100 जाएगा, 0 से 0 गई, 2 से 7 पर, 2 से 6 पर, यानी कि यहां से P1 अपॉन P2 आप लोगों का निकल कर आया 6/7। 6 और 7 टोटल कितना होता है आप लोगों का 13 यूनिट। ठीक है ना, और टोटल प्रिंसिपल आप लोगों को कितना दे रखा है 9750, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 9750, तो 13 7 91, 13 5 65, 1 यूनिट 750 के बराबर। तो आपसे क्या पूछता है, यंगर चाइल्ड, तो यंगर चाइल्ड कौन सा आप लोगों का यहां पर निकल कर आया, यानी कि P1 था यंगर चाइल्ड, तो भाई कौन था, P1 था, और P1 का रेशियो कितना है 6 है, और इस 6 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 6 गुणा 750, तो 0 6 5 30, 3 6 से 42 और 3 45, यानी कि छोटे वाले बच्चे का इसमें जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा 4500 रुपए के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, कर लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ रुपीज 7930 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड गिवन एट ए लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू A, B and C for 2, 3 and 4 years रेस्पेक्टिवली। 7,930 रुपए की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ब्याज की दर 5% है और 3 भाग है आपके A, B से। कितने कितने सालों के लिए, A के लिए 2 साल, B के लिए 3 साल और C के लिए 4 साल। इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, अमाउंट क्या दे रखा है आप लोगों के, इक्वल दे रखे है, तो बताना कि इन्हें कितना पैसा रिसीव किया, ये आप लोगों को यहाँ पर
बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है कि ए ने कितना पैसा रिसीव किया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो ABC 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो पहले भाग को मैं क्या मान लेता हूं, अमाउंट इक्वल है आपका। देखो बात को ध्यान से समझते हुए भी चलना है आप लोगों को, यानी कि अमाउंट्स आर इक्वल, अमाउंट्स आर इक्वल। और अमाउंट क्या होता है आप लोगों का, ये बात ध्यान दे लेना कि प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो पहले भाग के लिए हमने अमाउंट को ए ही मान लिया, है ना। तो ए है प्लस, है ना। पहले भाग के लिए मैंने प्रिंसिपल को ए माना, तो ए प्लस ए इंटू आर टी, आर 5% है और टी है 2, ए इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 बराबर है। दूसरे भाग के लिए प्रिंसिपल को बी माना, तो बी प्लस बी इंटू इंटरेस्ट 5 है और दूसरे भाग के लिए समय 3 साल है डिवाइडेड बाई 100। और तीसरे भाग के लिए प्रिंसिपल को सी माना, तो सी प्लस सी इंटू 5 इंटू समय 4 साल है डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से निकल कर कितना आया, यानी कि कितना निकल गया, 100 110 बटे 100 ए निकल कर आ गया। यहां पर 115 बटे 100 बी निकल कर आ गया और यहां पर 120 बटे 100 सी निकल कर आ गया। अब देखो 100 100 100 हर जगह कॉमन है। ये 5 से कटेगा 22 बार, ये 5 से कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 24 बार, ठीक है। तो यहां से मैं इस रेशियो को इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24। अब मैं यहां पर अगर एलसीएम लूं किसका, 22 का, 23 का और 24 का, तो ये एलसीएम आप लोगों का कितना निकल कर आएगा देख लेते हैं। तो एलसीएम आएगा यानी कि 24 एज इट इज, 23 एज इट इज और 11, ये आप लोगों का एलसीएम निकल कर आएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का एलसीएम यहां पर निकल कर आएगा, है ना। तो ये जो एलसीएम आप लोगों का यहां पर निकल कर आया, ये आया आपका 24 गुणा 23 गुणा 11। तो इस एलसीएम से अगर इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, 24 गुणा 23 गुणा 11, तो ये जो रेशियो है ये आपका इंटीजर वैल्यू निकल कर आएगी 1/22 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 11, तो ये निकल कर आएगा 12 गुणा 23 इस्टू 1/23 गुणा 10 यानी कि 24 गुणा 11, 1/24 गुणा 10 यानी कि 23 गुणा 11, ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से समझिएगा, 12 गुणा 23 कितना होता है, तो 12 3 36 का 6 3 बचेगा और 12 दूनी 24 और 3 27 276 इस्टो 24 गुणा 11 कितना होता है 264 इस्टो और 23 गुणा 11 कितना होता है आप लोगों का यानी कि 253 होता है। बात समझ में आ रही है यहां तक। अब टोटल अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो 3 और 4 7 और 6 13 का 3 तो 1 बचा, 5 और 1 6 6 12, 12 और 7 19 का 9 तो 1 बचा यानी कि 793 आप लोगों का निकल कर आ गया। और इस 793 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7930, तो कितनी बार जाएगा 10 बार चला जाएगा। तो पूछता है कि देन दी ए रिसीव ए लोन ऑफ, ए ने कितना लोन रिसीव करा है यानी कि 276 करा है इंटू 10 यानी कि 2760 रुपए ए ने यहां पर लोन रिसीव करा है। यहां से आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपसे ए का पूछा है तो ए का 2760 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब आपको दे रखा हो, इस चीज को ध्यान दे लेना, व्हेन सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल, जब दे दिया कि कोई अमाउंट है उसको 2-3 भागों में बांट रहे और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, तो उस केस में आप लोगों का क्या निकल कर आता है डायरेक्ट P1:P2:P3 इक्वल टू, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1/R1:1/R2:1/R3। डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हो। और जब आपको दे दे अमाउंट इक्वल है कि व्हेन अमाउंट विल बी इक्वल, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है अमाउंट इक्वल दिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट को बराबर दिया है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बताओ यहां तक की बात क्लियर हो रही है।
यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दे दे कि अमाउंट इक्वल आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, तो इस केस में आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, तो इस केस में ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर निकल कर आएगा आपका P1:P2:P3, ये निकल कर आएगा 1/100 प्लस R1T1। ध्यान देना, इस 1/100 प्लस R2T2। ये R2T2 पता क्या है, ये रेट और टाइम है, और 1/100 प्लस R3 और T3। पहले वाले केस में यहां पर टाइम क्या था आपका, इक्वल, टाइम इक्वल था। अगर टाइम इक्वल नहीं होगा तो यहां पर आप लोग इस तरीके से इसको भी कह दोगे, मैं लिख देता हूं कि R1T1, R2T2, R3T3। इस केस में टाइम इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। अभी टाइम ना इक्वल होने वाले दो कंडीशन आप देख लो कि जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा तो P1:P2:P3 यहां पर है प्रिंसिपल अमाउंट का सम, ये किसके बराबर होगा, 1/R1T1:1/R2T2:1/R2T3, ठीक है ना। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। और जब अमाउंट्स इक्वल होगा, अमाउंट्स, तब P1:P2:P3 का जो रेशियो होगा 1/100 प्लस R1T1:1/100 प्लस R2T2:1/100 प्लस R3T3 के बराबर होगा। ये दो चीज आप लोगों को ध्यान से यहां पे समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर देख लेते हैं कि ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 10,500 रुपीज एट X% per annum at simple interest and a sum of rupees 13,500 at X plus 2% per annum at simple interest। एक आदमी एक राशि को 10,500 रुपए की राशि को X% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर और 13,500 रुपए की राशि को X plus 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। If the total interest on both the investment for 3 years is this, यानी कि 3 साल के बाद इन दोनों इन्वेस्टमेंट के बाद टोटल साधारण ब्याज 7,650 रुपए प्राप्त होता है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज, तो पहली इन्वेस्टमेंट की ब्याज दर आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से समझिएगा, 3 साल में टोटल ब्याज 7,650 प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो बेसिक अप्रोच है, जिसमें आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। टोटल ब्याज 7,650 है, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,500 रुपए है, रेट क्या है, X है, और समय कितना दे रखा है पहले वाले में, 3 साल, डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट कितनी है आप लोगों की, 13,500 रुपए, रेट क्या है आप लोगों की, X plus 2 है, इंटू समय 3 है, और डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इस 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेगी, और क्या कट रहा है यहाँ पे 3 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 3 3 पूरे में कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि कॉमन वैल्यू है। अब आपका क्या निकल कर यहां पर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब और आप लोगों का यहाँ पे कुछ कट रहा है, 5 से और कट रहा है, 5 बजे 25, 5 कम 5, ये 510 बार, ये 5 से 21 बार, और ये 5 से 27 बार, ठीक है, ये 5 से 27 बार। अब और कट रहा है, 3 से कट रहा है आप लोगों का, 3 नम 27, 3 सते 21, और 3 कम 3, 3 सते 21, 170 बार। तो इधर तो आ गया 170 इक्वल टू, ये कितना आ गया आपका 7x आ गया, और प्लस इधर 9 की x plus 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x plus 18 आ गया। तो 170 में से अगर 18 को माइनस करूंगा तो 152 इक्वल टू 16x आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया, ठीक है ना। 16x आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा है ना, बाकी कुछ नहीं आ रहा ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पे। अब देखो यहां पर जो x की वैल्यू, ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 8 32, ये 4 से कटेगा 4 बार, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 38/4, तो 4 नम 36, यानी कि 9.5% निकल कर आ गई x की वैल्यू। आपसे ये पूछता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है, जो कि 9.5% निकल कर आई है, तो आपका आंसर निकल चुका है। तो इस तरीके से 9.5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर यहां पर आएगी, ठीक है ना।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से यहां पर निकल कर आ गए। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है, इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इजिली आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पे कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं कि टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% एंड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली। दो बराबर राशि को 10% और 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है एट द सेम टाइम। The first sum is received 2 years earlier than the second one and the amount received on each case was 36,900. Each sum was, कह रहा है कि दो बराबर सम है जिसे 10% और 8% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर पर निवेश किया जाता है एक ही समय पर। कहता है कि पहला जो सम है वो दूसरे सम से 2 साल पहले बराबर अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है ना। और जो टोटल अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो प्रत्येक केस में 36,900 रुपए रिसीव कर रहे हैं। तो बताओ कि ईच सम कितना होगा, यानी कि प्रत्येक जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप लोगों का कितना होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट इक्वल रिसीव कर रहे हैं 36,900 रुपए, ठीक है ना। पहला वाला इन्वेस्ट हो रहा 10% के हिसाब से और दोनों के दोनों, है ना, हाँ, फर्स्ट 2 साल पहले हो रहा है, ठीक है ना, 10% के हिसाब से। क्लियर हो रही है बात। अब अगर मैं ये कहूं, यहां पर बात समझना ध्यान से, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहां पे समझना है। यानी पहला जो सम है उसको हम लोग पी मान लेते हैं, क्लियर है बेटा। दूसरा, पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से है। तीसरी बात क्या है, पहला दूसरे से 2 साल, फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 ईयर अर्लियर, पहला दूसरे से 2 साल पहले रिसीव होता है, यानी कि पहले को मान ले तो टी साल में रिसीव होता है। और दूसरा सम है प्रिंसिपल अमाउंट पी होगा, दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और दूसरा पहले से 2 साल ज्यादा लेता है, यानी कि T+2 लेता है। और अमाउंट दोनों कितने बन जाते हैं, 36,900 रुपए आप लोगों के यहां पर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 36,900 रुपए आप लोगों के यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग और किस तरीके से कह सकते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे कह देंगे कि यहां से अगर अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, अमाउंट आप लोगों को पता है कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से अमाउंट लगेगा P प्लस PRT P इंटू 10 इंटू T डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू, यानी कि P प्लस P इंटू 8 इंटू T+2, है ना, कितना आ जाएगा, T+2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 100। इस P से तो आपका P चला जाएगा, इस 100 से 100 भी जाएगा आप लोगों का, इस P से ये P भी जाएगा। तो आपका फाइनली आया 10T इक्वल टू 8T और प्लस का 16, यानी 2T इक्वल टू 16, यानी कि T बराबर 8 ईयर्स निकल कर आ गया। तो आपका समय यहां पर निकल कर आ गया कि जो समय है ना वो 8 साल है। पहले वाला इन्वेस्टमेंट 8 साल के लिए होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आप लोगों का 10 साल के लिए होता है। तो आपसे ईच सम, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये आप लोगों से यहां पर पूछता है, ठीक है ना। क्या पूछता है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपने यहां पे किया है, ये आप लोगों से यहां पर पूछता है, ठीक है ना। आप देखो इन्वेस्टमेंट यहां पर इजीली निकाल देंगे। तो यानी कि हम लोग निकालेंगे पहले तो अमाउंट, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि निकल कर आएगा 100P 180 P बटे 100। ये आप लोगों का निकल कर आ गया। और इस 180 P बटे 100 की जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी वो 36,900 के बराबर दे रखी। अमाउंट ही तो दे रखा 36,900। अब देखो इस 0 से 0 कटे, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 और 0, यानी कि P की जो वैल्यू यहां पर निकल कर आई 20,500 रुपए निकल कर आई, ठीक है ना। तो यानी कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो करा होगा आपने 20,500 रुपए। तो ये वाला अमाउंट आप केस फर्स्ट से भी निकाल सकते हो और सेकंड से भी निकाल सकते हो, सेम ही निकल कर आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट हमने निकाला 180 P अपॉन 100 है जो कि 36,900 दे रखा। तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट P निकालूंगा जो कि 20,500 निकल कर आया। तो इस तरीके से 20,500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। क्लियर होगी बात।
आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी at the rate of 10% per annum annual simple interest. However, he takes the simple interest in advance when he lends a sum for 1 year. At what interest rate does he lend the money actually? एक मनी लेंडर क्या करता है, क्लेम करता है टू लेंड मनी, उधार देने के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी एक उधारकर्ता क्या करता है 10% साधारण ब्याज की दर पर पैसे को उधार देता है, लेकिन वह क्या करता है इंटरेस्ट को एडवांस में, इंटरेस्ट को शुरुआत में ही ले लेता है 1 साल के लिए। तो अब आपको बताना कि एक्चुअल में कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, है ना, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप लोगों की 10% पर एनम, ठीक है ना, कितनी है 10% पर एनम है। अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपीज है, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका रेट 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसने पता क्या करा, जो 10 रुपये ब्याज शुरू में ही ले लिया 100 में से, है ना, तो एक्चुअल में मनी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल मनी यहां पे निकल कर आ जाएगी। भाई 100 रुपये दिए थे टोटल, उसमें से 10 रुपये ब्याज पहले ले लेता है, तो एक्चुअल मनी तो 90 रुपये बची। अब इस 90 रुपये का क्या निकालना आप लोगों को, एक्चुअल मनी पर इंटरेस्ट निकालना। इस 90 का क्या है 10%, है ना, एक्चुअल मनी का इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है, एक्चुअल मनी का आप लोगों को यहां पर इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा, कि यानी कि व्हाट इंटरेस्ट रेट डज ही लैंड द मनी एक्चुअली, है ना। तो एक्चुअली इंटरेस्ट आप लोगों को यहां पर निकालना। तो एक्चुअली 90 रुपये पे 10 रुपये का इंटरेस्ट है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट निकालेंगे आप लोग, रेट निकालेंगे तो गुना 100, तो 0 से 0, 1/9 गुना 100 कितना होता है 11.11% पर एनम। तो एक्चुअली तो उसने ब्याज पता कितना लिया है 11.11% लिया, क्योंकि ब्याज शुरू में ही ले रहा है वो। तो इस तरीके से वो एक्चुअल में, अगर बाद में लेता तो 10% लेता, वो शुरू में ब्याज रख रहा है और फिर ब्याज काट के पैसा दे रहा है। ये पता क्या केस है, मान लो कि हमें पैसे की जरूरत है और मैं किसी के पास लेने गया, उसने कहा कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से दूंगा, तो मैंने कहा कि 1 लाख रुपए दे दो, तो उसने 1 लाख रुपए के 10% यानी कि 10,000 काट लिया, अपना ब्याज अपने पास रख लिया, और आपको कितने दे दिए, अब आपको उसने 90,000 रुपए दे दिए। उसने दिया आपको 90,000 रुपए, लेकिन उसके हिसाब से 1 लाख रुपए गए। अब आपको ब्याज जो देना पड़ेगा ना, वो 1 लाख रुपए का देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ब्याज आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, और वो तो ब्याज आपका पहले से ही काट के रखा हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है बात, उसके हिसाब से 1 लाख रुपए उधार है ना। तो एक्चुअली वो इंटरेस्ट जो ले रहा है 11.11% ले रहा है, यानी कि 90,000 रुपए पे इन्वेस्ट ले रहा है। जो एक्चुअल इंटरेस्ट है तो वो 90,000 पे लेगा ना, 11.11% लेना चाहिए उसे 90,000 पे। चलो प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 years इज 3,130 rupees. If the principal becomes 5 times after 5 years, then what will be the total interest in rupees obtained after 10 years? एक राशि को 10 साल के लिए साधारण ब्याज 3130 प्राप्त होता है। एक राशि पर 10 साल के लिए साधारण ब्याज 3130 प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक 5 साल के बाद अगर प्रिंसिपल अमाउंट को 5 टाइम्स कर दिया जाए, तो आप लोगों को 10 साल के बाद बताना कि टोटल कितना ब्याज मिलेगा। अब देखो 10 साल का ब्याज, 10 years का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है यहाँ पे 3130 रुपए दे रखा है। अगर मैं 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालू, 5 years का सिंपल इंटरेस्ट, तो कहोगे 3130 बटे 10 गुणा 5, तो 5 से 10 2 बार, 2 से कट कर दूंगा, यानी कि 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, कितना 2 पंजे 10, यानी आपका जो निकल कर आएगा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1565 रुपए के बराबर। ठीक है ना, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहां पर निकालेंगे, ध्यान से समझना, टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे यहां पर। 5 साल का ब्याज कितना है 1565 रुपए। 5 साल के बाद इसने क्या करा है, प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया। तो जब 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना होगा, तो साधारण ब्याज में ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, तो 5 साल के बाद ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा 5 साल के बाद 1565
और गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 1565 गुणा 5 हो जाएगा। तो आपका टोटल यानी कि 5 साल के ब्याज, ये तो पहले 5 साल का ब्याज निकल कर आ गया फर्स्ट 5 ईयर का, और ये अगले 5 ईयर का ब्याज निकल कर आ गया। 5 साल के बाद उसने क्या करा? प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया, है ना। प्रिंसिपल 5 गुना तो ब्याज भी 5 गुना। तो 5 साल का ब्याज 1565 था, तो अब 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 5 गुना तो ब्याज भी 5 गुना, तो 1565 गुना 5, तो ये टोटल इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1565 प्लस। या आप इसको एक काम कर लो, यहां से 1565 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 + 5 यानी कि 1565 गुणा 6 आ जाएगा। तो 15 6 का 90, और ये कि 6 पंजे 30 का 0 तो 3 बचेगा, 6 चंग 36 और 3 39, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 6 और 3 9, यानी आपका टोटल जो 10 साल का ब्याज अब हो जाएगा वो हो जाएगा 9,390 रुपए। इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। इसी के साथ आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट करा दी है, इसकी एक्सरसाइज करा दी। अब आगे के पार्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास को ध्यान से देखना, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।